नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के संबंध में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार द्वारा सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के समक्ष प्रस्तुतिकरण कर दिया गया है और साथ ही सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए कहा कि देश के साथ साथ प्रदेश में भी 3 नए आपराधिक कानून को लागू कर दिया गया है। आज का दिन काफी ऐतिहासिक दिन है और क्योंकि अंग्रेजों के समक्ष से चले आ रहे जटिल पुराने कानून जिससे न्याय मिलने में काफी परेशानी हो रही थी और साथ ही उसमें सरलीकरण किया गया है और कार्यकारी डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि इस नए कानून के लागू होने से प्रदेश के नहीं देश भर में कानून व्यवस्था दुरुस्त होगी। ये कानून दिसंबर 2023 में ही संसद से पारित हो गया था और वहीं पर ये निर्णय लिया गया था कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिहाज से आज का दिन आजादी का दिन। सर सामने देखकर जो अंग्रेजों के समय के जो 3 क्रिमिनल लॉज थे और सीआरपीसी में यद्यपि 73 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन आज पहली बार सारे कानूनों में इतना बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है और मैं कहूंगा कि अब फाइनली एक तरह से स्वदेशी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारे कंट्री में लागू होगा। ये कानून संसद ने दिसंबर 2023 में पारित किए थे और जनवरी में निर्णय हुआ था कि 1 जुलाई 2024 से ये पूरे देश भर में लागू होगा। तो जब ये निर्णय भारत सरकार का हमारे पास आया था उसके बाद से ही शासन में भी गृह विभाग ने और हम लोगों ने यहाँ पुलिस मुख्यालय में इसकी उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जो अलग अलग पहलुओं पे काम कर रही थी। पुलिस विभाग में खासतौर से हम लोगों ने इसमें ट्रेनिंग का जो एस्पेक्ट था। आज 3 नए आपराधिक जो कानून है वो लागू हो गए हैं रात के 12 बजे से और विधिवत रूप से आज यहाँ भी प्रदेश के अंदर संपूर्ण व्यवस्था पहले से कर ली गई थी और आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। जो अंग्रेजों के जमाने से पुराने कानून जो जटिल थे और न्याय मिलने में जिनसे देरी होती थी उन सबको सरलीकरण किया गया है और बहुत सारे ऐसे कानून जो अपराधियों को बचाते थे, पुलिस को ज्यादा भागदौड़ करवाते थे, मेहनत करवाते थे, लेकिन उसके बाद भी पुलिस को वो सफलता प्राप्त नहीं हो पाती थी। निश्चित रूप से वो सबका सरलीकरण होगा, समाधान होगा और जो अपराधी हैं वो किसी भी स्तर पर नहीं बच पाएंगे और जो आम आदमी, सामान्य आदमी है उसको तेजी से न्याय मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से भी सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई है। 20 करोड़ रुपए का बजट भी इसके लिए जारी कर दिया गया है, पहले से स्वीकृत कर दिया है। मैं आज इन नए कानूनों को लाने के लिए माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्यों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के लिए काम करना शुरू कर दिया है। वहीं तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं और एक बार बाबा केदार की भूमि से सबसे पहले उनके मुंह से निकला था और ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। निश्चित रूप से उत्तराखंड वासी एक संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और तीसरी सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा और साथ ही वे राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते प्रदेश की पूरी सरकार मशीनरी कामों को आगे बढ़ा रही है और लगातार उनमें समीक्षा की जा रही है। जहां कमी है उसे ठीक करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। निगरान आम जनता के लिए करना है। मैंने सभी अधिकारियों से भी कहा है, पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी कहा है
कि आम जनता को न्याय मिलने में, आम जनता को सुविधा मिलने में, उनकी परेशानियों के हल में किसी भी प्रकार से परेशान न होना पड़े, आसानी से काम हो और राज्य का जो राजस्व है बढ़ना चाहिए। तो इस दिशा में हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो पिछले सालों में लगातार बढ़ता गया है। इसी के साथ साथ जो हमारे अन्य राजस्व देने वाले विभाग हैं उनमें भी अभूतपूर्व रूप से बढ़ोतरी हुई है। हम और भी रास्ते खोज रहे हैं जिससे कि हमारे राज्य के अंदर हमारे राजस्व प्राप्ति के और भी जो है हमको आसानी से रास्ते मिले। भीमताल में पहुंचे केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा का भाजपा कार्यकर्ता ने जोरदार स्वागत किया और यहां एक निजी होटल में बैठक के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक ने भीमताल क्षेत्र में सड़कों की समस्या से अवगत कराया। भीमताल बाईपास में नहर कवरिंग समेत भीमताल विधानसभा में सड़कों का विस्तार के लिए ज्ञापन भी दिया गया और वहीं सड़क एवं राज्य मंत्री ने कहा कि इस और कार्य कर रहे हैं और जल्द ही काठ गोदाम नैनीताल को 2 लेन करने की बात कही और इसके साथ ही कैंची धाम बाईपास और कैंची धाम में टनल बनाने के साथ ही कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ा जाएगा। इसको लेकर भी केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। बैठक के दौरान किया गया संवाद भीमताल की तस्वीरें हैं। केंद्रीय सड़क मंत्री का स्वागत किया गया, फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत किया गया और अजय टम्टा ने बैठक की। सड़कों के विस्तार पर ज्ञापन भी दिया गया और साथ ही केंद्रीय सड़क मंत्री का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया और इस दौरान अजय टम्टा ने भी बैठक की। बैठक में कई अधिकारीगण मौजूद नजर आए। साथ ही सड़क मंत्री का स्वागत किया गया। अजय टम्टा ने की बैठक और वहीं बैठक में कई अधिकारी मौजूद नजर आए। नितिन गडकरी जी ने पिछले 10 वर्षों में किए, उससे हमारा रोड नेटवर्क ऐतिहासिक उपलब्धियों बना है। अब इसलिए जो मुझे समय मिला है, इस समय के अंदर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि भाई जो 10 वर्षों का काम है उसको और तेज गति से विकसित भारत की जो संकल्प है 2047 तक, कैसा वो रोड नेटवर्क होना चाहिए, उसकी हम योजना बना करके उसका इम्प्लीमेंट चालू करेंगे और आने वाले समय के अंदर पूरे देश भर के जो रोड नेटवर्क है वो अपने आप में एक इतिहास बदलने वाले होंगे। हमारे हाईवेज बहुत बड़े और एक शहर से दूसरे शहर और एक राज्य से दूसरे राज्य को जो कनेक्टिविटी है उसमें समय बचे। रामनगर में अपने कार्यालय में बीजेपी विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने काशीपुर में होने वाले कार्यों के बारे में सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने के बाद भी कार्य की मंजूरी नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं उन्होंने निकाय चुनाव में ऐसे व्यक्ति को टिकट न दिए जाने की बात कही जो चुनाव के समय बीजेपी को वोट न देकर अन्य दलों में वोट डलवाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि काशीपुर का संपूर्ण बीजेपी परिवार चाहता है कि अक्टूबर में होने वाले निकाय चुनाव में पार्टी के ऐसे लीडरों को टिकट न दी जाए जो समय समय पर होने वाले चुनाव के समय टिकट न मिलने पर पार्टी के विरोध में वोट डलवाते हैं। बाजपुर रोड पे बना है, उसमें कुछ कंफ्यूजन था। कुछ लोग कहते थे अंडरपास बनना चाहिए, कुछ कहते थे नहीं बनना चाहिए। तो उसमें विचार किया गया कि एक पब्लिक ओपिनियन ले लेते हैं। तो जब पब्लिक ओपिनियन ली गई तो उसमें ज्यादातर लोगों का ओपिनियन ये था कि अंडरपास बनना चाहिए। तो इसी वजह से जो है उसका फंड आ चुका है और जैसे ही बरसात खत्म होती है अंडरपास का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। दूसरा, स्ट्रीट लाइटिंग का मसला जो है लोगों ने बताया है, उसमें हम लोग जो है उसमें काफी कठिनाई लोगों को हो रही है। रात के टाइम पे जो है लोगों का आना जाना जो है थोड़ा उसमें विषय में मुश्किल है। तो उसके लिए मैं फंड ऑर्गेनाइज करके इसकी स्ट्रीट लाइटिंग का काम जो है फॉलो करूंगा। तीसरा, पार्किंग का मसला है जिसका कि इनॉग्रेशन हो चुका है लेकिन अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है। उसके पीछे जो स्ट्रक्चर है
उसको डिमोलिश करके जो है जैसे ही उसको उसकी परमिशन आती है इसका काम भी शुरू कर देते हैं। देखिए, ये आरओबी जो है वो सिटी के लिए बना है, छोटे वाहनों के लिए, और निश्चित रूप से जो ये बड़े बड़े 20 टायरा, 18 टायरा, 22 टायरा ट्रक डंपर जो निकल रहे हैं उससे इस आरओबी को नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हमने अभी हायर अथॉरिटी से बात करी थी और उसमें ये हुआ है कि इस पर जो है वो बैरिकेटिंग लगा रहे हैं वो, और आने वाले मैं समझता हूँ हफ्ते भर में वो बैरिकेटिंग लग जाएगी और ये बड़े वाहन निकलने बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ हमने पुलिस विभाग से भी ये डिमांड करी है कि जो ये बड़े डंपर जो हैं 18 टायरे, 22 टायरे, 10 टायरे, ये जो हैं ये शहर के बाहर से जाने चाहिए, इनका शहर में एंट्री नहीं होनी चाहिए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 3 नए आपराधिक कानून 1 जुलाई 2024 यानी आज से लागू हो गए हैं और भारतीय न्याय संहिता कानून अब आईपीसी और साथ ही इंडियन पिनल कोड की जगह लेगा और ये तीनों बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किए गए हैं और नए कानून में अपराधों के लिए धाराएं तय की गई हैं। भारतीय न्याय संहिता में 21 नए अपराधों को जोड़ा गया है, 41 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया, साथ ही 82 अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया। महिलाओं से संबंधित अपराधों में सजा के प्रावधान को कड़ा किया गया है। देहरादून की डीएम सोनिका मीणा ने कचहरी परिसर स्थित ऋषि पर्णा सभागार में जनता दरबार लगाया जिसमें 94 से ज्यादा जन शिकायतें मिली। डीएम सोनिका मीणा ने कहा कि सबसे ज्यादा शिकायतें जमीनी विवाद, बिजली, पानी, आपदा आदि से जुड़ी हुई हैं, जिस पर अधिकारियों को शिकायतों का निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया है और साथ ही उन्होंने बताया कि मानसून सीजन के शुरुआती चरण में आपदा से बचाव को लेकर नगर निगम को निर्देशित किया गया। इसके अलावा नुकसान पर नियमबद्ध कार्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। करीबन 94 प्लस शिकायतें हमारे यहाँ आई हैं और अलग अलग तरह की हैं, क्योंकि मानसून सीजन भी आ गया है तो नालियों की चूक होने की और इस तरह की भी काफी शिकायतें आ जा रही हैं और हमने नगर निगम को भी इंस्ट्रक्शन दिए कि उन्हें प्रायोरिटी पे ले लें। कुछ जगह पे जो लैंड के डिस्प्यूट हैं उनसे रिलेटेड शिकायतें आई हैं, बिजली पानी की जो रेगुलर हमारे पास शिकायतें थी वो भी। 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू होने पर थाना दिनेशपुर में थाना अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस बैठक में थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने नए कानून संबंधित विस्तृत जानकारी दी और इस दौरान थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत ने कहा कि 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज ये लागू हो गए हैं और इस कानून से मुकदमे जल्दी निपटाए जाएंगे और लोगों को इससे फायदा मिलेगा। ये पुराना जो कानून था 1860 में लागू किया था अंग्रेजों के टाइम का, जिसको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के तौर पर जाना जाता था। अब 2023 में 25 दिसंबर 2023 को हमारा नया कानून बना जो आज 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहा है, जो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप में, जिसमें बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जिनको जो विशेष थी, जो काम की नहीं थी, उनको हटा दिया गया और नई धाराएं। पुराने कानून में आईपीसी में 511 धाराएं थी, 23 अध्याय थे। नए कानून में 358 धाराएं और 20 अध्याय। वैसे सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में काफी बदलाव किए गए हैं। जो नए कानून जो आज पूरे भारत में लागू हुआ है
कानून हुई है, धाराएं चेंज किया गया है, जिसमें कोई अपराध करते हैं, छोटी मोटी हो, लड़ाई झगड़ा हो चाहे बड़े झगड़ा हो, थाने में आते ही तत्काल ये कहा जाता था कि आज हमारा मुकदमा दर्ज कीजिए। लेकिन उल्ट कानूनों में आज कुछ ज्यादा संशोधन हुआ है, जो मुझे लगता है जहां तक सही है कि हफ्ता से 10 दिन का समय दिया जाएगा कि आप लोग अगर बाहर नहीं कंप्रोमाइज कर सकते हैं, उसके बाद ही कोई आगे कार्रवाई होगी। नहीं तो पहले ऐसे ही होता था कि आते ही पुलिस पे दबाव होता था और तुरंत। नया कानून ये है कि जो संशोधन हुआ है, कानून वही है, लेकिन जो धारा थे, धारा में चेंज हुआ है और उसके भीतर बहुत चीज अलग अलग से दिख रहा है कि अभी तो आज ही से लागू हुआ है, लेकिन ये है कि कानून तो संशोधन तो हुआ, लेकिन थानाध्यक्ष दिनेश पुर के पहल पे आज जो नए अपराध के कानून पास हुए थे, उसका आज बैठक किया गया थानाध्यक्ष द्वारा, और जिसमें जानकारी दिया गया, और जानकारी में जो अपराध लोग करते थे उसका कानून था, लेकिन जो लोगों को न्याय पाने का जो कानून था वो नहीं था, उसका जानकारी दिया गया। गदरपुर थाना परिसर में आज नए कानून लागू होने को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष और अन्य सब इंस्पेक्टर ने उपस्थित लोगों को नए कानून को लेकर जानकारी दी और साथ ही विस्तार से समझाया। और इस मौके पर बोलते हुए थानाध्यक्ष जसवीर सिंह चौहान ने कहा कि कुछ कानून में बदलाव हुआ है, धाराएं बदली गई हैं। जैसे आपको पता है, आज 1 जुलाई 2024 से भारतीय जो संविधान में अब नए कानून जुड़े हैं, इसका हमने एक जागरूकता कार्यक्रम उच्च अधिकारी के निर्देश पर हमने आयोजित किया था, जिसमें हमने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को आमंत्रित किया था, ताकि उन्हें एक जो है सामान्य जानकारी हम नए कानूनों के दे सकें। इस प्रयोजन से हमने ये कार्यक्रम आज रखा था। सर, लोगों ने क्या विचार रखे हैं आप? लोगों ने भी नए कानूनों का स्वागत किया है और अपनी 3 नए कानून सोमवार से लागू हो गए हैं। बदली हुई धाराओं और एक्ट के तहत अब एफआईआर दर्ज की जाएगी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर यहां अपर पुलिस अधीक्षक अभय सिंह के नेतृत्व में कानून की जानकारी दी गई। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित रामलीला के सभागार में नगर के गरमानी और स्कूली छात्राओं के साथ जागरूकता अभियान चलाया गया। उसमें जो हमारे आपराधिक न्याय प्रणाली थी, उसके जो कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उसमें व्यापक बदलाव हुआ है। समय की जरूरतों को ध्यान में रख करके समय में पैटर्न में हो रहे जो बदलाव थे, उनको आपराधिक कानूनों में बदलाव करके न केवल नाम बदला है, जैसे आईपीसी को बीएनएस के रूप में, सीआरपीसी को बीएनएसएस के रूप में और भारतीय एविडेंस एक्ट को बीएसए के रूप में। मानसून के शुरू होते ही जहां पूरे देश में बरसात शुरू हो गई है, तो वहीं मानसूनी बरसात से उत्तराखंड में कई नदियां उफान पर हैं, जिससे वहां के लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं शहर के नगर निगम क्षेत्र में ये मानसूनी आसमानी बारिश नगर पालिका विभाग की कार्यशैली को लेकर उजागर कर रही है और जिस शहर के कुछ कॉलोनियां और कुछ गलियां जलमग्न हो जाती हैं, वहीं इस आसमानी बारिश को किसान बड़ी राहत के रूप में महसूस कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि चाहे किसी संसाधन से कितना भी खेतों में जल प्रवाह कर खेती की जाए, लेकिन आसमानी बारिश का महत्व कुछ अपने आप में अलग होता है। इस बारिश से जमीन को नमी मिल जाती है। हम वहां से आए यहाँ धान लगाने के लिए, तो यहाँ पे आके धान लगा रहा हूँ, तो इतना गर्मी है कि गर्मी में पसीना पसीना हो रहा है और ऐसा धूप पड़ रहा है कि धान लगा नहीं पा रहा हूँ। सुबह 2-3-2.5 घंटा धान लगा रहा हूँ, शाम को 2-2.5-3 घंटा धान लगा रहा हूँ। तो ऐसा कब तक चलेगा ऐसा धूप में, कि सरकार से ये मांग है कि कुछ हमारे लिए कुछ करे। ये करियावाला गांव है और प्रेमचंद सिंह जी उनके धान लगा रहे हैं। तो गर्मी तो बहुत है। ये हमारा भाई साहब है, ये तो हाफ रहा था गर्मी की वजह से, और 2-3 है वो, एक जने आम के पेड़ भी बैठे हैं कि हाफ रहा है उनका। लोगों की धानों की लगाई शुरू हो गई है। गन्ने कुछ की मांगे से बहुत ज्यादा है, गन्नों को भी एक तरह से जीवन दान मिला है। पशुओं का चारा बिल्कुल खराब हो गया था, वो भी शुरू हो गया है।
और एक मोटी बात बताऊं, लोग क्या कह रहे हैं आसमान का वर्षा और माँ का परसा, यही फलीभूत होता है। यदि भगवान साथ न दे किसान का तो कुछ पैदा न कर पाएगा। ये तो भगवान की बड़ी असीम कृपा हो। ये बरसात होने से लाभ हुआ है। इस बरसात होने से ये फायदा हुआ कि जो अभी धान की रुपाई नहीं चालू हुई थी तो एकदम अब इस टाइम रुपाई चालू हो गई है, जो सभी किसान अपना रुपाई में लगे हुए हैं और इसमें फायदा ही है हुआ, नुकसान तो इसमें बरसात का है नहीं। अभी एक दो बरसात हल्की हल्की हुई है पर अभी कम है बरसात। इन दिनों में तो दूसरे तीसरे दिन पड़ती रहनी चाहिए क्योंकि ठंडक रहे, गर्मी बहुत हो जाए। जब बरसात रुकती है तो गर्मी हो जाती है। शनिवार को मूसलाधार बारिश के चलते सूखी नदी में पानी आ जाने के कारण वहां खड़े करीब 8 गाड़ियां गंगा में बह गई थी और जिसके एसडीआरएफ द्वारा अभी तक 6 गाड़ियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और एक गाड़ी लोकल व्यक्तियों के माध्यम से बाहर निकाली गई और अभी तक कुल 7 गाड़ियां गंगा से बाहर निकाल ली गई हैं। कुल 7 गाड़ियां गंगा से बाहर निकाली गई। तस्वीरें हरिद्वार से हैं, जहां पर बारिश के चलते गंगा नदी में कई गाड़ियां बह गई थी और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर गाड़ियों को बाहर निकाला। करीब 7 गाड़ियों को बाहर निकाला गया। तस्वीरें हरिद्वार के गंगा नदी से हैं, जहां पर एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर 7 गाड़ियों को बाहर निकाला। दरअसल मानसून के शुरू होते ही लगातार हरिद्वार में बारिश हुई, जिसके बाद गंगा में कई गाड़ियां बह गई और साथ ही एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर 7 गाड़ियों को बाहर निकाला। तस्वीरें हरिद्वार से हैं, गंगा नदी की तस्वीरें हैं, जहां पर एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है, गाड़ियों को बाहर निकाला जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर 7 गाड़ियों को गंगा से बाहर निकाला। हरिद्वार की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश के चलते 8 गाड़ियां गंगा में बह गई थी और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर 7 गाड़ियों को गंगा नदी से बाहर निकाला। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से टीम रेस्क्यू किया जा रहा है और बारिश के चलते 8 गाड़ियां गंगा में बह गई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर 7 गाड़ियों को गंगा से बाहर निकाल दिया गया है। बारिश के चलते 8 गाड़ियां गंगा में बह गई। हरिद्वार की तस्वीरें हैं, गंगा नदी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू कर रही थी और साथ ही कुल 7 गाड़ियों को रेस्क्यू कर गंगा नदी से बाहर निकाला गया। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बरसात के कारण 8 गाड़ियां गंगा नदी में बह गई थी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर 7 गाड़ियों को गंगा से बाहर निकाला। कुल 7 गाड़ियां गंगा नदी से बाहर निकाली गई और साथ ही हरिद्वार की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश के चलते 8 गाड़ियां गंगा नदी से बाहर निकाली गई। ऋषिकेश एम्स में आने वाले मरीजों के तीमारदारों की मदद के लिए वीरभद्र रोड पर बने माधव सेवा विश्राम सदन का लोकार्पण 3 जुलाई को होगा। लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ संचालक मोहन भागवत शिरकत करेंगे और इस संबंध में माधव सेवा विश्राम सदन का निर्माण करने वाले भावराव देवरस सेना न्याय के अध्यक्ष ओम प्रकाश गोयल, सचिव राहुल सिंह और प्रोजेक्ट मैनेजर संजय गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेवा द्वारा निर्मित माधव सेवा विश्राम सदन, इसका लोकार्पण परम पूजनीय सरसंघचालक
3 जुलाई को शाम को 4 बजे करेंगे। कार्यक्रम 4 से 6 बजे तक रहेगा। पौड़ी शहर में जरूरी सेवाओं के भारी वाहनों को छोड़कर सभी भारी वाहनों के प्रवेश पर एसएसपी पौड़ी ने सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रतिबंध लगाया है। शहर से 5 किलोमीटर दूर भारी वाहनों को पुलिस टीम सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक रोकने के लिए लगाई गई है। आते थे, जिसके कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही थी और पिछले कुछ समय में कैजुअलिटी भी हुई हैं। तो सबसे बात करके हमने ये निर्णय लिया है कि जो पौड़ी कस्बा है वहाँ पे अंदर हम लोग दिन के समय में 8 बजे से 4 बजे तक किसी भी वाहन को अलाउ ना करें। जो भी बाहरी वाहन आ रहे हैं, जो श्रीनगर की ओर से आ रहे हैं, उनको हम गुमखाल की ओर डाइवर्ट करते हैं और जो गुमखाल से शहर की तरफ आ रहे हैं उनको हम देवप्रयाग रोड पे डाइवर्ट कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।